नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं टॉप 50 शेयर्स। मार्केट्स में लैकलस्टर मूव, अनएक्सपेक्टेड लाइंस। अभी भी 10,000 के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 9996 के लेवल्स पर है। लेकिन फटाफट से देख लेते हैं कि अगले आधे घंटे में टॉप 50 शेयर्स में हम किन किन सेगमेंट्स पर फोकस करेंगे, किन स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। आज डिस्कशन पॉइंट रहेंगे सरकारी बैंक्स की अब तक के जो नतीजे आए हैं वो कैसे रहे हैं, आपकी रणनीति एज ए इन्वेस्टर पीएसयू बैंक्स में क्या और कैसी होनी चाहिए, किन स्टॉक्स को आप चेस कर सकते हैं, इस पर एक एनालिसिस करेंगे, एक रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे और बैंकिंग एनालिस्ट की राय भी लेंगे। फार्मा स्टॉक्स में आज जो वीकनेस दिखी है उसके पीछे के रीजंस को समझेंगे और ये समझेंगे कि मई और जून के दौरान जो बाइंग हमने देखी थी क्या वो सस्टेन करेगी या फिर आज की जो वीकनेस है वो यहां से फर्दर एक्सटेंड कर सकती है, क्योंकि यूएस से ग्रोथ कंसर्न्स एक बार फिर से रीएमर्ज हुए हैं। लेकिन जो स्टॉक्स आज परफॉर्म कर रहे हैं उसमें ज्वेलरी पॉकेट है। जेम्स एंड ज्वेलरी शेयर्स में अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में रहा है। मेटल स्टॉक्स में रिकवरी रही है। चुनिंदा रियल एस्टेट स्टॉक्स टूट रहे हैं, चुनिंदा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यहां पर समझेंगे और बात करेंगे ऑयल एंड गैस स्पेस की, ओएमसीज की, जो कल भी चल रहे थे और आज भी बायस पॉजिटिव है। लेकिन फटाफट से देख लेते हैं अब तक मार्केट का कारोबार कैसा रहा है। तीनों ही बड़े इंडाइसेस आपकी स्क्रीन पर है। निफ्टी फ्लैट है, 15 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है 10,000 के नीचे। सेंसेक्स 102 पॉइंट्स नीचे है और निफ्टी बैंक 32 अंक नीचे आज भी ट्रेड कर रहा है 24,640 के लेवल्स पर। लेकिन आप देखिए इंडेक्स के परफॉर्मर्स जो कि आज लैकलस्टर मार्केट में भी अच्छा मूव दे रहे हैं। आईओसी एक स्टार परफॉर्मर, कल नतीजों के बाद भी चला था, आज भी चला है। ज्यादातर हाउसेज ने अपग्रेड किया है आईओसी को। हीरो मोटोकॉर्प कांस्टेंट अप मूव में है। सेल्स नंबर्स भी जुलाई मंथ के काफी स्ट्रांग रहे जब और तभी से एक लगातार तेजी स्टॉक में देखी गई है। मेटल्स क्योंकि रिकवर कर रहे हैं इसलिए वेदांता भी 2% ऊपर है। टाटा स्टील, एचयूएल, हिंडाल्को ये कुछ और परफॉर्मर्स हैं इंडेक्स के। एक बात देख लेते हैं निफ्टी के वो शेयर्स जो कि आज वीक हैं। डॉक्टर रेड्डीज 4% नीचे है। टाटा पार में करीब 3.25% की वीकनेस है। ऑरबिंदो फार्मा 3% नीचे ट्रेड कर रहा है। सन फार्मा, भारती एयरटेल, बॉश इन स्टॉक्स में भी हम 2.5-3% तक की कमजोरी आज के सत्र में देख रहे हैं। फार्मा शेयर्स आज लेगार्ड कर रहे हैं। टेवा ने जिस तरह से आउटलुक घटाया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिस तरह के नंबर्स आए हैं वो पूरे ही फार्मा स्पेस पर वे कर रहे हैं। तो ये सभी वो स्टॉक्स हैं निफ्टी के जो कि कमजोर हैं आज के सेशन में। लेकिन कुछ स्टार परफॉर्मर्स अगर हम देखें जहां पर अच्छी तेजी है आज के सेशन में वो वॉल्यूम्स के साथ। होटल स्पेस सेट, कामत होटल का स्टॉक चल रहा है। टाइटन स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपग्रेड आज ब्रोकरेज हाउसेस की ओर से आया है। स्टॉक 10% ऊपर है। पीएनबी हाउसिंग पर अच्छे अर्निंग्स का इंपैक्ट है। गिनी फिलामेंट्स, रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज ये शेयर्स भी अच्छा मूव आज के सत्र में ले रहे हैं और विद वॉल्यूम्स अच्छा सर्ज है। वहीं आप देखिए नतीजों का इंपैक्ट। कोकोयो कैमलिन के नंबर्स खराब आए हैं, 8.5% नीचे है। C8 में 7% की वीकनेस है और नेगेटिव न्यूज फ्लो का इंपैक्ट एचडीआईएल पर है और ये भी 6.5% की कमजोरी आज के सत्र में दिखा रहा है। तो ये वो कमजोर शेयर्स है जहां पर विद वॉल्यूम्स आज के सत्र में वीकनेस देखी जा रही है। एनटीटीवी, बायोकॉन, रामको सिस्टम्स ये कुछ और लूजर्स हैं। आज के मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश सिंह हैं हमारे साथ, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उनको भी शो में शामिल कर लेते हैं और शुरुआत कर देते हैं आज के मोमेंटम सेक्टर्स से। सबसे पहले पिक कर लेते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी शेयर को और आज का जो स्टार परफॉर्मर है वो है टाइटन, जहां पर 10% की स्ट्रेंथ आज के सत्र में भी देखी जा रही है। टीबीजेड, पीसी ज्वेलर्स, तारा ज्वेल्स कुछ और स्टॉक्स हैं, लेकिन डेफिनेटली स्टार परफॉर्मर है टाइटन। तो उसी पर राय ले लेते हैं ब्रजेश की। ब्रजेश, 600 के ऊपर आया है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि 10% का जो मुनाफा मिल रहा है ट्रेडर्स को वो लेकर बाहर निकलना है या फिर अभी भी होल्ड रखे टाइटन को। आपके टारगेट्स क्या हैं टाइटन पर? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, अगर किसी ने पोजीशन बना रखी है तो सलाह तो यही रहेगी कि डेफिनेटली प्रॉफिट, ऐसे मार्केट में अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। अगर किसी को नई पोजीशन बनानी है तो फिर ये सलाह रहेगी कि एक बार अगर 600 के नीचे जाता है तो ट्रेड करता है तो बाइंग कीजिए। 575, 580 का अच्छा सपोर्ट है, उसका आप स्टॉप लॉस लेके चलिए और ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। और मेरा मानना यह है कि 640, 645 का पहला जो पड़ाव है वहां पर आपको एक रेजिस्टेंस बतौर थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिलेगी। और अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा 2-3 महीने के लिहाज से तो इट कैन इवन गो एंड टच 750 ऑल्सो। ठीक है, तो अभी मुनाफा वसूली कर सकते हैं अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है टाइटन पर। लेकिन अगर आप कुछ महीने देते हैं इस शेयर को तो ये 700 प्लस भी जा सकता है। 750 के लेवल्स की बात ब्रजेश ने की है। तो टाइटन पर आपको नियर टर्म स्ट्रैटेजी मुनाफा वसूली की मिली है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी मिली है खरीदारी की। 750 के टारगेट हैं टाइटन पर। तो ये बात हुई जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस की। लेकिन इसके अलावा कुछ और परफॉर्मर्स भी हैं आज के सेशन में और एक बार देख लेते हैं मेटल स्टॉक्स को। कल मेटल स्टॉक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी लेकिन आज वापस ये स्पेस रिकवरी दिखा रहा है। टाटा स्पॉन्ज, टिन प्लेट, हिंडाल्को, टाटा स्टील, नाल्को, वेदांता ये सभी शेयर्स अच्छा मूव आज के सत्र में दे रहे हैं। नया ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए मेटल्स में कहीं ब्रजेश?
देखिए, अगर नए शेयर्स की अगर हम बात करते हैं मेटल में, तो फिर मेरा मानना तो यही है कि थोड़ा सा डिप्स में आप बाइंग कर सकते हैं। वेदांता को आप देख सकते हैं 280 के नीचे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 269, टारगेट 296 का रहेगा। सेल को अगर सेल इफ इट इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 57.5 और 58, देन इट वुड बी एन अप्रोप्रिएट बाय विद द स्टॉप लॉस ऑफ 56, लुकिंग फॉर द टारगेट ऑफ 62। तो ये दो मेटल स्टॉक्स में लगते हैं, लेकिन एग्रेसिव बाइंग ना करें, थोड़ा सा डिप्स में बाइंग करें, सो दैट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेटल स्पेसेस सेल पर रिकमेंडेशन दी है। अभी हल्की बढ़त दिखा रहा है, लेकिन चल सकता है शेयर। इसको अपने नियर टर्म पोर्टफोलियो के लिहाज से, पोजिशनल व्यू से आप कंसिडर कर सकते हैं। वेदांत में भी अच्छा मूव है, 285 के लेवल्स पर ये भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं सरकारी बैंकों की, क्योंकि 10,000 के लेवल पार करने में बैंकिंग स्टॉक्स ने मदद की थी, और अब जब थोड़ा लैकलस्टर मूव 2 सेशन में रहा है, तो उसमें जो प्रेशर क्रिएट किया है वो बैंकिंग शेयर्स ने किया है। हालांकि आज के सेशन में एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ये हल्की बढ़त लेकर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कल एक तेज मुनाफा वसूली हमने पूरे ही पीएसयू बैंकिंग स्पेस में देखी थी। लेकिन एक एनालिसिस करेंगे अब हम, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वैल्यू अभी भी पीएसयू बैंकिंग में है कहां, अब तक के जो नतीजे आए हैं वो कैसे रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए पूजा मेरी सहयोगी भी मौजूद हैं, और साथ ही एंजल ब्रोकिंग के बैंकिंग एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सिद्धार्थ पुरोहित। उनसे भी रिकमेंडेशन समझेंगे। लेकिन पूजा, पहले आप बताइए, अब तक के जो सरकारी बैंकों के नतीजे आए हैं उसके की टेक अवेज क्या रहे हैं, पॉजिटिव्स क्या रहे हैं, नेगेटिव्स क्या रहे हैं? पहले एक आउटर व्यू दीजिए, उसके बाद हम स्पेसिफिक बैंकिंग स्टॉक्स की बात करेंगे। जी, पॉजिटिव ट्रिगर्स अगर हम बात करें तो कुछ सरकारी बैंक थे, जैसे कि एसबीआई थी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये कुछ ऐसे बड़े सरकारी बैंक थे जिन्होंने प्रोविजनिंग पर्याप्त पहले से ही करके रखी थी। तो आगे चलकर वहाँ उम्मीद की जा रही है कि FY18 के अंत तक शायद उन सभी बैंकों में जो एनपीए की प्रॉब्लम है वहाँ पर हल्का सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि स्लिपेजेस कम होते हुए नजर आएंगे, और उम्मीद भी की जा रही है कि काफ़ी सारे स्ट्रेस्ड एसेट में रिकवरी भी इस लेवल से देखने को मिल सकती है। तो ये बड़े सरकारी बैंक्स में आगे चल के शायद वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी सुधरे, क्योंकि जो प्रोविजनिंग बढ़ने का जो पेस है और स्लिपेजेस बढ़ने का जो रफ्तार है वो धीमी होती हुई नजर आएगी। लेकिन नेगेटिव साइड पर अगर बात करें तो छोटे सरकारी बैंक काफी ज्यादा दबाव में हैं। यहाँ पर जो ग्रॉस एमपीए हैं कुछ कुछ बैंकों के, वो 11-19% के भी ऊपर अब जा चुके हैं। लोन ग्रोथ में कमजोरी है, और ये सारे बैंक्स कॉशियस भी हैं। जो एसएमई पोर्टफोलियो है इनका, वो वहाँ पर कमजोरी हो रही है, वहाँ पर ये लोन क्रेडिट नहीं दे पा रहे हैं, लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो इनकी जो ओवरऑल लोन ग्रोथ है वहाँ पर भी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो प्रॉब्लम्स इस वक्त छोटे सरकारी बैंक, और जैसे जैसे नतीजे भी आ रहे हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि छोटे सरकारी बैंकों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये कुछ नेगेटिव बात है, लेकिन बड़े पीएसयू बैंकों की बात करें तो कुछ पॉजिटिव साइंस वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है पूजा, आपसे हम स्पेसिफिक बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बात भी करेंगे, और ये भी जानेंगे कि किन बैंक्स के नंबर्स खराब रहे हैं इन पर्टिकुलर। लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सिद्धार्थ पुरोहित है हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग से। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। ये सरकारी बैंकों में अभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए एक एनालिसिस कर रहे हैं कि जो अब तक के नतीजे आए हैं वो कैसे रहे। अभी मेरी सहयोगी ने बताया भी कि अब तक के जो नंबर्स आए हैं उसमें हमने देखा है कि जो बड़े सरकारी बैंक हैं वहां पर प्रोविजनिंग पर्याप्त रही है, एनपीए की रफ्तार में कमी देखी गई है। वही छोटे सरकारी बैंकों पर दबाव बरकरार है, और कई छोटे सरकारी बैंकों के जो ग्रॉस एनपीए वो 11% के पार भी चले गए हैं। आपके की टेकअवेज अब तक के अर्निंग्स को देखते हुए सरकारी बैंकों के क्या रहे, और आउटलुक है क्या, स्पेशली प्रोविजनिंग फ्रंट पर, स्लिपेजेस फ्रंट पर, या फिर एसेट क्वालिटी फ्रंट पर? आने वाले क्वार्टर्स कैसे रह सकते हैं सरकारी बैंकों के? जी, सरकारी बैंक पे मेरा पहले से ही थोड़ा व्यू, जैसे मैंने आपको पहले के शोज में भी बताया था कि थोड़ा नेगेटिव है, बट मैं एक बाइफर्केशन इसमें करना चाहता हूँ कि लार्ज जो पीएसयू बैंक्स हैं और मिड साइज एंड छोटे पीएसयू बैंक्स, दोनों में काफ़ी अंतर है। जो बड़े सरकारी बैंक्स हैं लाइक स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी, इनमें थोड़ा जैसे सुधार आने का संभावना है। जैसे आपने देखा होगा ये क्वार्टर के रिजल्ट में पीएनबी का के नंबर्स भले ही बहुत ज़्यादा सादा सुधार नहीं दिखा, बट एसेट क्वालिटी में भी मेजर और कुछ डिटेरिएशन नहीं आ रहा है फिलहाल। बट एक प्रॉब्लम ये है कि अभी तक कोई भी पीएसयू बैंक्स में बिजनेस साइड में ग्रोथ नहीं आ रहा। जैसे लोन बुक अभी तक आप देखेंगे पीएनबी का क्वार्टर में डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि ज्यादातर जो सरकारी बैंक्स हैं उनका जो फोकस है लार्ज कॉर्पोरेट साइड में रहा है हमेशा से, कंपेयर टू प्राइवेट बैंक जो कि रिटेल लेंडिंग में हमेशा रहते हैं। सो ये पर्सपेक्टिव अभी चेंज इमीडिएटली नहीं हो रहा है। बट एक चीज शायद नोट करना चाहिए कि जैसे
ये क्वार्टर में जो स्लिपेजेस अमाउंट है, जो सो फार अभी तक रिजल्ट्स आए हैं पीएसयू के कुछ बैंक्स के, स्लिपेजेस इंक्रीमेंटली कम हुए हैं। जैसे 2-3 क्वार्टर में लास्ट ईयर में काफी बड़े थे, वो कम हुए हैं। बट आगे जाके अगर आप पूरा ब्रॉड बेस देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो मिड साइज और छोटे पीएसयू बैंक्स में शायद इमीडिएट टर्म्स में सुधार ना दिखे, और जो बड़े बैंक्स हैं एसबीआई जिनने ऑलरेडी कैपिटल रेज किया है, दे आर वेल पोजिशन टू ग्रो। ठीक है, तो आपने जो भी जवाब दिया उससे एक चीज तो समझ में आई कि छोटे या फिर मझोले सरकारी बैंकों में पेन अभी भी कंटिन्यू हो सकता है। कुछ चुनिंदा बड़े सरकारी बैंक हैं जिनके नंबर्स में सुधार दिखा है, जैसे कि एसबीआई, उनको कंसिडर किया जा सकता है। एक और कमेंट सिद्धार्थ मैं आपसे लूंगी, लेकिन पूजा से जान लेती हूँ। पूजा, आपने अभी की टेकअवेज तो बताया अर्निंग्स के कि अच्छी बातें क्या रही, बुरी बातें क्या रही। अब स्पेसिफिक बैंक्स बताइए कि कमजोर नतीजे किन किन बैंकों ने पेश किए और ब्राइट स्पॉट्स कहाँ नजर आए सरकारी बैंकों में। ब्राइट स्पॉट्स की जो आपने बात की अभी, वो इस बार अभी तक पीएनबी एक बड़ा बैंक था जिसने कि अभी तक अपने नतीजे घोषित किए हैं, और वो नंबर्स उस फ्रंट पर थोड़े बहुत अच्छे दिखाई दे हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ भी बात कर रहे थे। और आपको याद दिला दे, बीच में नोमुरा की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कि आगे के नतीजों को लेकर पीएनबी और बीओबी दोनों के ही नतीजों को लेकर आगे का जो आउटलुक था वो पॉजिटिव था, और नोमुरा ने इन दोनों ही बैंकों को अपग्रेड किया था। रही नतीजों की बात, तो इस क्वार्टर वो देखने को भी मिला। अगर पीएनबी के नंबर्स की बात करें तो ग्रॉस एनपीए जो एब्सोल्यूट टर्म्स पर अगर हम देखेंगे तो मामूली 2% की बढ़त हुई है। एनपीए की प्रोविजनिंग में 19% की गिरावट आई है। एसेट क्वालिटी अगर ओवरऑल बात करेंगे तो स्टेबल ही रहा है, और स्लिपेजेस भी बैंक के इतने ज्यादा इस बार देखने को नहीं मिले। तो पीएनबी के नतीजे हम कह सकते हैं कि बेहतर रहे हैं कंपेयर टू अदर पीएसयू बैंक्स। वहीं कुछ और सरकारी बैंकों ने भी अभी नतीजे घोषित किए जिसमें कि ज्यादातर मिड कैप और छोटे बैंक्स थे। इसमें देना बैंक के नतीजे देखिए, ग्रॉस एनपीए बढ़कर 17.37% ये पहुंच चुका है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लगातार चौथे तिमाही बैंक ने घाटा पोस्ट किया है। यूको बैंक का एनपीए भी 19% के पार पहुंच चुका है। कैनरा बैंक के नतीजे भी वैसे इतने ज्यादा डिटोरिएशन नहीं देखने को मिला ऐसे क्वालिटी के फ्रंट पर, लेकिन फिर भी 10% के ऊपर ये ग्रॉस एनपीए का लेवल पहुंच चुका है। नतीजा जो स्ट्रीट एस्टिमेट कर रही थी उसके उम्मीद से कमजोर नतीजे ही कैनरा बैंक के नतीजों में देखने को मिले हैं। तो ये कुछ ऐसे 4 बैंक हैं जहां पर कमजोर नतीजे देखने को मिले इस बार। ठीक है, तो पूजा ने यहाँ पर बताया भी कि किन किन बैंकों के नंबर ज्यादा खराब रहे हैं। दीना बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक। आप देखिए ग्रॉस एनपीए लेवल्स 19%, 18%, 17% के लेवल्स पर है। कैनरा बैंक कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो बाकी 3 बैंकों से थोड़ी बेहतर स्थिति में है इस बार, क्योंकि हायर प्रोविजंस बैंक ने किए, इसलिए जो ग्रॉस एनपीए वो 10.5% पर रहे हैं। हालांकि सिद्धार्थ, आपने एक व्यू दिया कि छोटे मझोले बैंकों पर आप अभी भी कॉशियस हैं, लेकिन जिन नामों का हमने अभी जिक्र किया, दीना, सेंट्रल, यूको, कैनरा, इन सबको आपने अपनी अवॉइड लिस्ट में रखा है, या फिर कैनरा बैंक पर एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लिया जा सकता है, कीपिंग इन माइंड कि इस बार हाई प्रोविजनिंग की वजह से जो ग्रोथ है बैंक की वो लिमिट हुई है और एनपीए जंप हुए हैं, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री आने वाले क्वार्टर्स को लेकर ठीक थी। तो क्या कैनरा बैंक थोड़ा बेहतर लग रहा है या फिर सभी शेयर्स अवॉइड कैटेगरी में आपकी? नहीं, जैसे बाकी छोटे बैंक्स आपने बताया उनका तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत ही वीक है और डिसअपॉइंटिंग रहा है। कैनरा बैंक का रिलेटिवली बेटर था, बट ये बोलना मतलब मुश्किल है कि सारे जो अभी पॉजिटिव आउटकम मतलब इमीडिएटली क्वार्टर में पॉजिटिव होने वाले हैं। बट सर्टेनली अगर आप दूसरे छोटे बैंक्स के कंपेयर करेंगे तो कैनरा बैंक थोड़ा बेटर प्लेस्ड है। बट जो मेरा मानना है कि अगर किसी को अगर पीएसयू बैंक में जैसे निवेश करना ही है तो शायद बड़े बैंक्स ज्यादा प्रिफर्ड हैं। आप अगर जैसे मैंने अभी बोला था, जो बैंक्स ऑलरेडी कैपिटल रेज कर चुके हैं और ज्यादा प्रोविजंस ले चुके हैं लाइक स्टेट बैंक, सो आई थिंक दे आर मच बेटर प्लेस्ड। सो अगर अभी जैसे 12 बड़े अकाउंट्स आने वाले हैं आईसीबी में, उनमें से भी काफी मतलब ऐसे हो सकते हैं कि आइदर रिजोल्यूशन हो और लिक्विडेशन भी हो सकते हैं कुछ में से। तो वो केसेस में ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें आपका प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट भी बढ़ सकता है। और स्टेट बैंक ने ये काफी क्लियरली बोला है कि उनका प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट लिमिटेड रहेगा। तो मेरा प्रेफरेंस इसीलिए पीएसयू के अंदर स्टेट बैंक है फिलहाल। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे सिद्धार्थ, एक तो पंजाब नेशनल बैंक पर आपकी रेटिंग क्या है? अर्निंग्स क्योंकि एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे थे, एसबीआई पर क्योंकि आपका व्यू पॉजिटिव है, तो 2 चीजें बता दीजिए। एक तो आपके टारगेट्स क्या हैं, और दूसरा 11 अगस्त को नतीजे भी आ रहे हैं, नतीजे को लेकर आपकी क्या प्रोजेक्शंस हैं? इनफैक्ट ये क्वार्टर रिजल्ट्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आएगा, बट मुझे लगता है कि जो आप मैक्रो सिचुएशन देखेंगे थोड़ा सुधर रहा है पीएसयू के लिए और पर्टिकुलर एसबीआई के लिए। और सेकेंडली जो उन्होंने डिपॉजिट रेट्स जो बिलो 1 करोड़ का कट किया है उसके वजह से थोड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट FY18 में आएगा।
मेरे अनुमान से जैसे तो लोअर कॉस्ट ऑफ फंड की वजह से एनआईएम्स में जो एसबीआई के है लगभग 10 से 15 बेसिस पॉइंट का आपका फर्क आ सकता है जो पॉजिटिव साइड में। तो मेरे हिसाब से हालांकि ये क्वार्टर नंबर्स बहुत अच्छा नहीं रहेगा बिकॉज लोन ग्रोथ भी पूरा सिस्टम वाइड आप अगर देखेंगे तो 6 to 7% रहा है, तो जो कि मुझे लगता है एसबीआई बिंग द लीड इंडिकेटर एसबीआई का भी वही ग्रोथ रहेगा। तो बट मेरा ये मानना है कि बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रेंथ और कैपिटल एडिक्वेसी मुझे लगता है कि एसबीआई काफी पॉजिटिवली अभी प्लेस्ड है और मेरा इसमें एक एक्यूमुलेट रेटिंग है फिलहाल विद ए टारगेट प्राइस ऑफ 335। ठीक है, 335 के टारगेट्स हैं एसबीआई में और एक्यूमुलेट की रेटिंग है। शुक्रिया सिद्धार्थ, आपने समय निकाला और बैंकिंग स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स दिए। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रिजेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वापस लौटेंगे तो कुछ और मोमेंटम स्टॉक्स की बातचीत करेंगे या फिर कुछ और हाईलाइटेड पॉकेट्स आज के सेशन में जो हैं उन पर ट्रेडिंग आइडियाज समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते हैं टॉप 50 शेयर्स।